Today we are to discuss, we are to link with our previous session, and previously we've discussed about comparative linguistics. I quoted some of the, you can say, examples as well, और किस तरह से जो लैंग्वेज ट्री है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था. And right now we are to start with the growth and development of comparative linguistics. कि ये किस तरह से ये सब्जेक्ट जो है वो शुरू हुआ, लिंग्विस्टिक्स की ये ब्रांच जो है ये कैसे सामने आई, और इसमें मतलब जो है ये आज तक इसमें मतलब जो है वो क्या काम हो चुका है या किस तरह से काम हो चुका है. जी, Philology was first used as a scientific discipline by Friedrich Wolff in 1777. At its inception, philology was devoid of a sense of historical perspective. तो ये It was only 1777 में फ्रेडरिक वुल्फ ने मतलब इसको मतलब जो है वो फिलॉलजी को साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर देखा. फिलॉलजी में सेंस ऑफ इट वाज डिवाइड ऑफ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. उसमें उस वक्त जो था वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मौजूद नहीं था. इट वाज ओनली हैज़ली रियलाइज्ड दैट लैंग्वेजेस आर इन टर्न ड्राइव्ड फ्रॉम अर्लियर लैंग्वेजेस. ये बात बड़ी वाजिया नहीं थी, लेकिन बस वेगली इट वाज बीइंग सेड कि ये पुरानी जुबानों से मतलब जो है वो लाता है. फिलॉलजिस्ट जो थे ये भी इंक्लाइन थे टुवर्ड्स अ स्लैविश प्रीऑक्युपेशन, के मतलब जो स्लैविशली मतलब जो है वो जस्ट पुराने ही आइडियाज को टेक ऑन करें विद टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, नॉट टू नेग्लेक्ट लिविंग लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट एंटायरली. और ये मतलब ज्यादातर इनका जो कॉन्सेप्ट था वो कह सकते हैं कि विद टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट के साथ इसका ताल्लुक था. नॉट टू नेग्लेक्ट लिविंग लैंग्वेज, कि लिविंग लैंग्वेज को नेग्लेक्ट नहीं करना था ऑलमोस्ट एंटायरली. जी, comparative historical linguistics proper may be said to have begun in 1786 when Sir William Jones made his famous speech pointing out that Greek, Latin, Sanskrit, Celtic and Germanic appear to have sprung from a common source. कॉमन सोर्स है. और ये कल भी इस बात का इजहार मैंने आप लोगों के साथ किया था कि ये जो हैं ये एक कॉमन सोर्स से ये जो लैंग्वेजेस हैं ये सामने आई. और इस हवाले से जो हमारे सामने जो कल मैंने आपके सामने एक डायग्राम जो शेयर की थी ये उसको भी मतलब कैरी करते हैं कि जो ग्रीक लैंग्वेज है, फिर सेल्टिक, फिर इसी तरह से जर्मैनिक, और इसी तरह के साथ मतलब जो संस्कृत है ये एक ही मतलब जो है वो लैंग्वेज से. तो ये इनका सोर्स जो है वो पीछे एक है. ये एक ही सोर्स से ये तमाम तर्जुमाने जो हैं वो मारते हुए. तो मोर और लेस हम लोग मतलब इस बात को यहाँ पर कैरी कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि ये जो पॉइंट है ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि इन तमाम जुबानों का जो सोर्स है, आप संस्कृत की बात कर लें, लेटिन की, ग्रीक की कर लें, सेल्टिक की कर लें, जर्मैनिक की कर लें, तो ये सारी की सारी जो है वो एक ही सोर्स से मतलब जो वो सामने आई है. जी, The next stage began in 1816 with the publication of Franz Bopp on the system of conjugation in Sanskrit. Bopp attempted a comparative study of Germanic, Greek, Latin, Sanskrit and other European linguistic groups. तो उसने ये जो जुबानें थी जिसमें जर्मैनिक थी, ग्रीक थी, लेटिन थी और संस्कृत लैंग्वेज थी, उसने बाकी यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स ग्रुप के साथ इसको मतलब जो एसोसिएट किया और किस तरह से ये जुबानें जो हैं वो इमर्ज हुई. जी, The new science of comparative philology aimed at no more than comparing one language with another, illuminating one language through another, explaining the forms of the one by the forms of the other. Explain the forms of the one by the forms of the other, rather in the manner
that botanists have compared species of flora, noting that classifying according to similarity or divergence, कि इनके दरमियान मतलब जो है वो क्लासीफाई करना है कि सिमिलरिटी कहाँ पे है, डाइवर्जेंस कैसे है, और फिर इसी तर्ज के साथ बॉटनिस्ट हैव कंपेयर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा. No, not that the approach was wrong in itself, simply it was unaware of the other dimensions. तो एक तरह से comparative philology जो है aimed at no more than comparing one language with another, कि एक को दूसरा eliminating one language through another, कि एक को दूसरी के साथ मतलब जो है वो बतलाया जाए, उसको लिंक किया जाए, explaining the forms of the one by the forms of the other, कि एक की फॉर्म को दूसरी की फॉर्म के ऊपर जब अप्लाई किया जाए और बताया जाए कि किस तरह से इनमें कॉमनैलिटीज जो हमें एग्जिस्ट करती है. Simply it was unaware of the other dimensions which were to lend purpose and ultimately success. कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों मतलब ऐसा किया जाता है, इस हवाले से कोई क्लियर कट मतलब जो स्टांस जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था. The major shortcoming of these comparative linguists was that in their investigations they never asked themselves the meaning of their comparison, कि वो असल में comparison क्यों कर रहे हैं, of the significance of the relations by relations they discovered. Their method was entirely comparative. उनका method जो था वो clearly comparative था, historical नहीं था, कि language past में किस तरह से थी और ये सिर्फ मौजूदा जमाने के अंदर तो मतलब जो थे वो language को compare कर रहे थे. It was wrong to assume on their part that languages like animals and plants have evolved through identical stages. तो ये यहाँ पे वो सबसे बड़ी गलती कर रहे थे कि लैंग्वेजेस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं एक जैसी स्टेजेस के साथ. ऐसा हरगिज़ नहीं था कि ये लैंग्वेजेस जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स की तरह नहीं है, बल्कि ये एक मतलब जो है वो एक सूचना है, इनका ताल्लुक जो है वो मुआशरे के साथ है, इंसान के साथ है. जी. In the 19th century, especially between 1870 and 1880, far-reaching changes took place in the method of comparative philology. हाँ, तो comparative philology के अंदर जो है वो मतलब far-reaching method जो है वो हमें नजर आते हैं. इस हवाले से Whitney and the new grammarians studied language more historically and comparatively. तो इन्होंने मतलब जो है वो Whitney and the new grammarians इन्होंने लैंग्वेज को हिस्टोरिकली और कंपैरेटिवली स्टडी किया. उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी ले इन प्लेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज, मतलब जो है वो कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर जो थे वो फोकस कर रहे थे इन देयर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड दस लिंकिंग द फैक्ट्स इन देयर नेचुरल ऑर्डर. और वो लिंक कर रहे थे मतलब नेचुरल ऑर्डर के साथ कि किस तरह से चीजें जो आपस में कनेक्ट करती हैं. तो मीनवाइल अ रियलाइजेशन वाज ग्रोइंग हाउ यू कैन से erroneous and insufficient were the notions of philology, के जो थे वो philology के जो notions थे वो किस तरह से मतलब philology के हवाले से जो चीजें थी वो एरर पर मबनी थी, इनसफिशिएंट थी कि जिससे कंपैरेटिव फिलॉलजी जो है वो मतलब उसको एंगेज किया जा सके. तो अकॉर्डिंग टू विटने द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड हैपहैज़र्ड स्टाइल ऑफ एटिमोलॉजाइजिंग, के जो पुराना स्टाइल है एटिमोलॉजाइज करने का के मतलब अल्फाज कहाँ से ड्राइव हुए, एंड द मॉडर्न साइंटिफिक मेथड लाइज इन दिस दैट द लेटर while allowing everything to theoretical possible, कि जो बाद वाला जो तरीका है जो जिसको मॉडर्न साइंटिफिक मेथड है, इससे हर आप थ्योरी को मतलब जो है वो उसको पॉसिबल बना सकते हैं. एक्सेप्ट्स नथिंग एज एक्चुअल व्हिच इज नॉट प्रूव्ड बाय सफिशिएंट एविडेंस. इट ब्रिंग्स टू बियर upon each individual case a wide article of related facts. It imposes upon the student the necessity of extend comparison, कि वो अपने comparison को extend करे and cautious deductions, और बड़े ध्यान से मतलब अपने ताजाहत करें. It makes him careful to inform himself as thoroughly as circumstances allow, respecting the history of every word he deals with. तो ये हर वर्ड की मतलब जब वो हिस्ट्री के साथ मतलब इस तरह से डील कर सकता है, वो हर वर्ड को मतलब इंगेज कर सकता है, और इस तरह से आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर जो है वो इसका अंदाजा. The 19th century was the heyday of comparative linguistics, but after the emergence of the father of modern linguistics, Saussure, comparative historical linguistics जो है वो began to decline. तो Saussure के बाद और फिर तरह से नॉर्म चॉम्स्की के बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो है वो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स के अंदर लोग अब इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे. तो मोर और लेस कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स जो है वो 19th सेंचुरी तक तो बेटे मतलब जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करता रहा, लेकिन 19th सेंचुरी के बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें जो है वो डिक्लाइन का शिकार होता है. जी.
Basic assumption of comparative historical linguistics. Two basic assumptions underline comparative historical linguistics. First, linguistic symbols are essentially arbitrary. आर्बिट्रेरी, यानी कि एक लैंग्वेज की जो सिंबल्स है वो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो क्या है, वो आर्बिट्रेरी हैं। मतलब उनका आप उनको ये कह दें कि इनका आपस में कोई कनेक्शन मौजूद है तो वो नजर नहीं आता। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द साउंड ऑफ अ वर्ड एंड थिंग इट सिग्निफाइज और सिंबलाइजेस इट। तो एक लैंग्वेज के अंदर मतलब सपोज इन अनदर सेशन आई वाज कोटिंग कि जिस तरह से ग्रेप्स इंग्लिश में अंगूर, उर्दू में, और अनब जो है वो अरेबिक में है, लेकिन ये तीनों के लिए अलग-अलग अल्फाज हैं, अलग-अलग साउंड्स हैं, और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इन तीनों का मतलब जो है वो एक ही है। तो दिस मींस दैट सिमिलरिटीज बिटवीन लैंग्वेजेस व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोरोइंग, कि हम ये नहीं कह सकते कि जनाब ये अल्फाज उधर से बारो किए गए हैं, मस्ट बी ड्यू टू कॉमन ओरिजिन, और ये एक ही ओरिजिन से होंगे। द सेकंड assumption इज द रेगुलरिटी और साउंड लॉज। इफ वन साउंड चेंजेस, कि अगर एक साउंड जो है वो बदलती है, देन ऑन सिमिलरिटी साउंड्स इन अ सिमिलर फोनेटिक एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफिकल एरियाज चेंज टू। तो फिर अगर आप एक साउंड बदल दें तो इस तरह से पूरे का पूरा फोनेटिक एनवायरनमेंट बदलेगा, और जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी बदल के रह जाएगा। कि आप मतलब एक साइड पे पा बोल रहे हैं और दूसरी साइड के ऊपर बा बोल रहे हैं, तो प और ब साउंड चेंज होने से जो पूरे का पूरा फोनेटिक एनवायरनमेंट। तो यहां हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि मोर और लेस जो है वो जो साउंड्स बदलने से एरिया बदलता है, जो फोनेटिक एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है। तो रिलायबल एंड सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंसेस कैन बी ड्रॉन अप बिटवीन द वेरियस रिलेटेड लैंग्वेजेस। तो उनके दरमियान सिस्टमैटिक कॉरेस्पॉन्डेंस जो हैं वो उनको मतलब जो है वो हम लोग engage कर सकते हैं। Comparative historical linguistics first of all establish which languages are related to one another। तो ये इस बात के ऊपर मतलब जो है वो कंपैरेटिव हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जो है वो एस्टैब्लिश करता है कि कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दे डिसाइड इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बोरोइंग्स बट कंसिस्टेंट रेगुलरिटी ऑफ साउंड लॉज। और ये मतलब इनको साउंड के जो असूल हैं उनके ऊपर हम लोग जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। The best evidence for related languages is systematic correspondence in phonology and morphology। कि phonologically sounds क्या है और morphologically क्या है of the language concerned। तो इस तरह से जर्मन साउंड के हवाले से ये कहा जाता है कि इसकी ड साउंड जो है वो इंग्लिश के अंदर थ साउंड है। जैसे जर्मन के अंदर हम लोग डिक बोलते हैं और इधर हम लोग थिक। इस तरह से डिंग और थिंग, और इस तरह से जो है वो बात और बैट, और ये लफा यहाँ पे बैट और ये बात, इस तरह से मतलब जो है वो बोला जाता है। और ये हम लोग अंदाजा कर सकते हैं कि जब एक साउंड बदल रही है, कि अगर जर्मन के अंदर वो ड साउंड है और अंग्रेजी के अंदर वो थ साउंड है, तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो बहुत बड़ा होगा। और यही डिफरेंस जो है वो मोर और लेस हम लोग ये ऑब्जर्व भी करते हैं कि ये हमें मतलब जो वो चीजों को हम किस तरह से फिर जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। और हम जब कंपेयर करते हैं, अब जो मतलब हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जो वो कंपेयर किया जाता है, वो मोर और लेस इसी बात के ऊपर किया जाता है कि जो साउंड सिस्टम है फोनोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, और उसी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है। फिर इसी तरह से सिमिलरिटी, सिमिलरली जर्मन कॉरस्पॉन्ड टू इंग्लिश एसडब्ल्यू। मतलब ये अब हम लोग ये कह सकते हैं कि श्वेमन तो फिर ये स्विम, फिर श्वेंगन तो ये स्विंग, और फिर इसी तर्ज के साथ श्वान तो इट्स स्वैम। सो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि एस डब्ल्यू साउंड जो है वो किस तरह से मतलब जो है वो जर्मन के अंदर जो है वो श साउंड के साथ, या मतलब जो है वो हमें नजर आती है कि कैसे मतलब जो है वो चेंज होती है। फिर इसी तरह के साथ जर्मन की जो ZW साउंड है, ये जेवेमल तो ये ट्वाइस, फिर ज़वोल तो फिर ये 12, फिर ये जो है वो ज़्वेंजे तो फिर ये 20। अब ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर फिर इस तरह से पेपर तो फिर पेपर, और फिर पेफेन, और फिर ये पैन, मतलब कोई भी बर्तन जो है वो उसके साथ एसोसिएट करता है। तो ये वो हमें नजर आता है कि किस तरह से चीजें जो हैं वो मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो है वो चेंज होती हैं।
और उनमें तब्दीली का जो रुख है वो किस तरह से मतलब जो है वो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप ने मतलब इन्हीं मोस्ट रिसेंट एग्जांपल्स के साथ भी ये चीजें मतलब जो है वो हम लोग अपने पास होते हुए देखते हैं। अब इसी तर्ज के साथ एक और एग्जांपल जो मैं आपके साथ अभी मतलब जो है वो शेयर करता हूँ कि दिस एग्जांपल कैन इजीली टेल यू पीपल कि जिस तरह से इटालियन लैंग्वेज के अंदर कैप्रा, स्पेनिश में ये कैबरा, अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प साउंड है और यहाँ पे ये ब साउंड है स्पेनिश में। फिर प्रोटोगीज के अंदर ये कैबरा है, फिर उसके बाद फ्रेंच में ये चेवरे है, लेटन में ये कैपरा है और फिर इंग्लिश में ये गोट है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये शेवर और इस तरह से यहाँ पर ये लेटन में कैपरा। अब आप ये अंदाजा कर सकते हो कि लेटन लैंग्वेज और इटालियन लैंग्वेज कंपैरेटिवली ज्यादा हमें जो है वो करीब नजर आएंगी और इस तरह से स्पेनिश और पुर्तगीज जो है वो ज्यादा हमें करीब नजर आती हैं, जबकि फ्रेंच जो है वो इनसे एक डिफरेंट मतलब जो है वो एंगल पे नजर आएगी। फिर इस तरह से इटालियन के अंदर कारू, और अब आप साउंड देखिएगा और यही कारू जो है वो आपको लेटन के अंदर भी नजर आएगा, लेकिन स्पेनिश के अंदर कैरो और फिर इसी तरह से प्रोटोगीज के अंदर कैरो, लेकिन फ्रेंच के अंदर जो है वो चेयर और इंग्लिश के अंदर जो है वो इसको डियर के तौर पर मतलब ये श जो है वो साउंड यहाँ पर हमें नजर आती है। ये श साउंड है, ये जो मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है ये श साउंड है, और इस तरह से ये शव और फिर ये श, तो ये और इसके लिए मतलब जो है वो डियर लफ्ज बोला जाता है। अब कंपैरेटिवली आप देख सकते हो कि इटालियन, स्पेनिश और प्रोटुगीज एक जैसी साउंड और इटालियन में, जबकि फर्क जो है वो हमें फ्रेंच के अंदर नजर आ रहा है। फिर इस तरह से आप एक और साउंड जिस तरह से कैपू, ठीक है, और इस तरह से कैबू, और फिर इस तरह से जो प्रोटुगीज हैं उसमें भी कैबू है, जबकि यहाँ पर जो इसके लिए इस तरह शा और लेटर में इसके कैपो, और ये ट जो है वो यहाँ पे ट साउंड जो है वो नहीं बोली जाएगी, ये साकन होगी, जबकि इसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज है वो हेड एंड टॉप है। तो ये अंदाजा कर सकते हैं कि ये और जो फ्रेंच हैं ये अलहदा मतलब जो है वो साउंड सिस्टम के साथ जा रहे हैं, जबकि कंपैरेटिवली ये जो चार हैं इनके अंदर जो है वो काफी हद तक सिमिलरिटीज नजर आते हैं। तो इस तरह से हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि स्पेनिश और प्रोटुगीज जो हैं वो मोर और लेस जो है वो एक ही मतलब जो है वो जो है वो इनका एक ही ओरिजिन है। जिस तरह से हमने इसी डायग्राम के अंदर ये देखा कि स्पेनिश और प्रोटुगीज, और अब आप इसी मतलब जो है वो ट्री डायग्राम के जरिए आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से कि दो जुबानें स्पेनिश और प्रोटुगीज, ये आप देखें कि ये लेटन जुबान में से निकली हुई है, और यही लेटन जुबान जो है वो इटालियन के ऊपर भी अपना असर रखती है, ये ज्यादा इसके साथ मुमासलत रखती है, लेकिन फिर भी हमें लेटन और स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो इसी प्रोटो लेटन से मतलब जो है वो जो है वो निकलती हुई दिखाई देती है। फिर ये वाली जो चीज है, लेकिन यहाँ पर लेटन जुबान के अंदर जो लेटन जुबान से निकली हुई जो फ्रेंच है उसमें हम लोग जो है वो तब्दीली देखते हैं कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कंपैरेटिवली इन तीन जुबानों के अंदर हमें नजर आती हैं। सो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग जो है वो एसोसिएट करते हैं कंपैरेटिव जो है वो लिंग्विस्टिक्स के साथ कि एक मुख्तलिफ जुबानों के अंदर जो है वो चीजें किस तरह से बोली जाती हैं। फिर इसी तर्ज के साथ आप जो है एक और लफ्ज इट कैन बी करेन, और फिर उसके बाद कैरेन, फिर क्वेरेन, जबकि इधर श और इस तरह से करेन और कैरो, ये दोनों अल्फाज जो है वो लेटर में बोले जाते हैं, जबकि इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज मीट या फ्लैश जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस तरह से केन, फिर इसे कैन, फिर इसके बाद खाओ, ये अब प्रोटुगीज में अब आप अंदाजा कर लें कि ये लफ्ज जो है वो किसी और इसका सोर्स हो सकता है। और फिर इस तरह से इट कैन बी शेन, ये लफ्ज यहाँ पर हमें जो प्रोनाउंस हो रहा है दैट इज इट्स, ये वैसे ऑब्जर्व तो आप ऐसे करेंगे इट इज रिटन एज चेन, जबकि ये लफ्ज श है। और इसी तरह के साथ इसका मतलब जो है वो जो इंग्लिश में है सॉरी लेटर में जो है वो कैनस है, और इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज डॉग बोला जाता है। तो आप अंदाजा कर लो कि इनमें कंपैरेटिवली आपस में मुमासलत नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर ये और ये जो दो अल्फाज हैं वो इंटायरली एक और साउंड के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग मतलब जो है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं कि किस तरह से अल्फाज जो हैं वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो एक ही जब पेरेंट होगा तो एक ही प्रोटो लैंग्वेज पीछे अगर काम करेगी, इस तरह से पैफिंग, और ये पैनी के साथ मतलब जर्मन में पैफिंग है, इधर पैनी है,
So all the languages often borrow lexical items. Morphological borrowing is not frequent. तो ये मतलब जो है ये बारो करती हैं लेक्सिकल आइटम मॉर्फोलॉजिकल बारविंग, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल बारविंग जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं है. सो मॉर्फोलॉजिकल कॉरस्पॉन्ड्स प्रोवाइड्स द श्योरेस्ट प्रूफ फॉर आइडेंटिफाइंग रिलेटेड लैंग्वेजेस. तो जो मॉर्फोलॉजिकल जो कॉरस्पॉन्डेंट्स है जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जुबान एक ही मतलब जो है वो लैंग्वेज से या एक ही ग्रुप से इसका ताल्लुक है. जी. After proving that several languages are related, the next stage is the reconstruction of the proto-language from which they have developed. हाँ, Three तो ये principles प्रोटो act जो असल as में प्रोटो guidelines. लैंग्वेज है, ये मोर और लेस जब भी हम बात करते हैं तो हमें इस बात को ज़हन-नशीन रखने की जरूरत है कि जब हम कहते हैं कि प्रोटो लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये प्रोटो सेल्टिक है, यहाँ प्रोटो अटैलिक है, यहाँ प्रोटो जो है वो बाल्टो सेल्विक है और ये प्रोटो जर्मैनिक है. प्रोटो जर्मैनिक आगे फिर से प्रोटो वेस्ट जर्मैनिक को जन्म दे रही है और उसमें से आगे आप देखो कि किस तरह से मतलब जो है वो नई लैंग्वेजेस जो हैं वो उसमें से निकल रही हैं और किस तरह से ये लैंग्वेजेस का ताल्लुक जो है वो एक दूसरे के साथ आपस में बन सकता है. जी. Three principles act as guidelines in this reconstruction. The majority verdict, phonetic probability, and pattern congruity, but these construction, whether phonology or phonological or semantic, semantic, are are not not always reliable. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये वाकई में reliable है. The broad outlines of a culture can be built broad up from outline. the general pattern which is formed from the accumulated individual reconstruction. तो more or less जो कोई भी सोसाइटी है जो उसका सोशल पैटर्न है वो you can say accumulated individuals जो हैं वो जब बिहेव करते हैं तो तब ये हमें नजर आता है. जी. In contrast with the typical 18th century authoritative attitude towards language, the conclusion of the comparative historical grammarian were by 1875 that constant change is to be expected in all language at very period of their history, that these changes are not a succession of unrelated events, but many of them are regular and systematic, and that not all changes. बहुत ज़्यादा वो regular system है, and that not all changes of languages are the result of corruption. कि ये मतलब arising out of mistakes of the ignorant or the careless. कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब जनाब एक मतलब खित्ते के लोगों ने मतलब दूसरे खित्ते के अल्फाज को मतलब जो है वो अपने अल्फाज से बोलना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने करप्ट साउंड प्रोड्यूस की और इस तरह से उन्होंने अपने अल्फाज जो है वो बदल दिए. The period between 1857 to 1925 is one of the establishing phonetic laws without accepting. In 1875, Warner expressed a rule for irregularity. Irregularity का एक rule होता है. The problem is to find it. And two kinds of changes other than sound change were now recognized. Those that came about through analogical creation. कि उसको आप analogical creation के जरिए मतलब जो है वो जो है वो हमारे सामने आती हैं. Those that arose through borrowing from other languages and dialects. This period also saw an increasing variety of language and dialects. Increasing variety of language or dialects जो है वो and surveys with constant improvements in the techniques of making the surveys कि किस तरह से survey conduct किया जा सकता है, interpreting the data और data को interpret. यानी कि more or less जो modern period है और खास तौर पर 1925 तक इसमें ज्यादा sophisticated tools और ज्यादा sophisticated approach जो है वो अप्लाई की गई. The works of Julius Glicron and K. Jaberg and Judd contributed a great deal in this direction. Phonetics was being paid increased attention. कि phonetics के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी गई. फिर Hermann Paul, Leonard Bloomfield, Otto Jesperson, and Edward Sapir had begun to appear on the horizon of linguistics. The preparation for the emergence of structural linguistics was complete. तो फिर लिंग्विस्टिक्स को आगे फर्दर कैसे लेके जाना है इसके हवाले से बकायदा पीछे सब कुछ जो थी वो ग्राउंड बन चुकी हुई थी और इसमें मोर और लेस जो है वो एक बड़ा अहम किरदार जो है
वो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स ने किया था। तो अब मोर और लेस लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है वो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स जो है वो अहम नहीं है, बल्कि लिंग्विस्टिक्स में आज जो इस वक्त मतलब जो है वो बात की जाती है या की जाती है वो ये है कि हाउ लैंग्वेज इज फंक्शनिंग राइट नाउ, लैंग्वेज आज कैसे मूव कर रही है, लैंग्वेज का काम करने का आज अंदाज किस तरह से है। आज ये ज्यादा कंसर्न है एज कम्पेयर टू कि हम लोग अगर पास्ट में जाएं कि लैंग्वेज पास्ट में किस तरह से थी, ये काम किस तरह से कर रही थी, आज वो चीजें इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। सो मोर और लेस लैंग्वेज और जो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स का आज ताल्लुक है वो लैंग्वेज टुडे के साथ ताल्लुक है, के बजाय इसके कि हम लोग लैंग्वेज इन द पास्ट के साथ हम इसकी बात करें। दैट्स ऑल।